हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। हमने कोलेस्ट्रॉल संबंधित काफ़ी वीडियोस किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई क्वेश्चन आंसर होते हैं जो लोगों के दिमाग में अनउत्तरित या अनआंसर्ड रह जाते हैं। आज उन्हीं कॉमन सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनका हमने एक लिस्ट बनाया है, उन्हें हम आंसर करेंगे। यदि इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्स या एक मोम जैसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है और ये नॉर्मली भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो बॉडी में फैट को एक जगह से दूसरी जगह यानी फैट मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ब्लड में काम करता है। अगला सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये होता क्यों है, क्या काम करता है। जब सबको पता है कि ये नुकसानदायक चीज़ है, जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है तो नुकसानदायक है, तो ये होता क्यों है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल सिर्फ नुकसानदायक चीज़ है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली हमारे सेल या कोशिकाएं जो हैं उनकी दीवार या उसके मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी करता है। कुछ शरीर के इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हैं या कुछ फैट से रिलेटेड काम जो है शरीर के, वो भी ये इंपॉर्टेंट करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में सिर्फ नुकसान ही करता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी इससे होते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर ये होता है हमारे ब्लड में तो नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कितने तरीके का होता है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, एक HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और एक LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। ये दो ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा VLDL, काइलोमाइक्रॉन्स और सारी चीज़ें भी होती हैं, उनको डिस्कस करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इतना डिफरेंस आप समझ लीजिए कि ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है जिसका हमें हर हिसाब किताब में ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें भी LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड कोलेस्ट्रॉल को लेके आजकल उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, कि थोड़ा सा आजकल बैक साइड पे आ गया या एक साइड में हो गया, क्योंकि इसकी आजकल उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती है। अगला सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंस क्या होता है, इनको गुड और बैड क्यों बोलते हैं। बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि वो HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो शरीर में घूमने वाले फैट या फैट पदार्थों को इकट्ठा करके पूरे शरीर में और नसों से इकट्ठा करके हमारे लिवर में लेके आता है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का पाचन होता है और नुकसान होने से ये बचाता है शरीर में। जबकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर से और पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके नलियों में, कोशिकाओं में और जगह जगह ले जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। यानी नली में जमा होने वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होता है, और लिवर में जो वापस कोलेस्ट्रॉल को लाने का काम है ताकि वो नलियों में जमा ना हो, ब्लॉकेज ना करे, वो काम गुड कोलेस्ट्रॉल करता है। यानी जितना गुड कोलेस्ट्रॉल हो उतना फ़ायदा, जितना बैड कोलेस्ट्रॉल हो उतना नलियों में ब्लॉकेज ज़्यादा जमा होगा, उतना नुकसान ज़्यादा होगा। आइडियल लेवल्स कोलेस्ट्रॉल के क्या है। आइडियल लेवल ज़्यादातर हमें ये एम करना चाहिए कि LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे रहे। हालांकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह का कट ऑफ होता है, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है। जो बहुत यंग पेशेंट है, बिना रिस्क फैक्टर के है, उनको LDL कोलेस्ट्रॉल 160 तक भी आप अलाउ कर सकते हैं। उससे जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जाता है तो हम उनको 130 से 160 के बीच में मेंटेन करते हैं। उससे और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है तो हम 100 से 130 में मेंटेन करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क वाले पेशेंट को 70 से 100 में मेंटेन करते हैं। और जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया है या जो डायबिटिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, जिनको बिल्कुल ही आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनका LDL कोलेस्ट्रॉल को 70 के भी नीचे रखते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा कि किसको ज़्यादा रिस्क है, किसको कम रिस्क है, ये है अगला सवाल। ये कैलकुलेट करने के लिए यूरो स्कोर पर हमने हमारे चैनल पर वीडियो किया था। यूरो स्कोर एक बेसिकली एक सिंप्लीफाइड स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह के पैरामीटर्स को लेके एक स्कोर बनाया जाता है। उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को 10 सालों में हार्ट अटैक आने का कितना चांस है लगभग परसेंटेज में, और उसके बेसिस पे जो ज़्यादा रिस्क वाले पेशेंट हैं उनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है, उनका LDL का कट ऑफ लो रहता है। जो लो रिस्क कैटेगरी में जिनको हार्ट अटैक आने का या प्रॉब्लम होने का चांस कम है, उनको LDL कट ऑफ हाई रखा जाता है, मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा छूट दी जा सकती है। इसके अलावा HDL कोलेस्ट्रॉल का क्या कट ऑफ है। HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर मेल पेशेंट्स में 40 से ऊपर यानी 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ऊपर,
और फीमेल पेशेंट में 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एक जनरल वेग आइडिया है, हालांकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कट ऑफ अलग अलग केसेस में वेरी कर सकता है। अगला सवाल लोग हमको पूछते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए। बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप हेल्दी डाइट रखें, हार्ट हेल्दी डाइट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग बंद करें, और ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है तो उसके लिए फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल संबंधित, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड संबंधित डाइट एक्सरसाइज पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे डिटेल वीडियो किए हैं। हमारे चैनल पर डिस्लीपीडियमा का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे ही आपको डिटेल वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो उनके डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप उनको अलग वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आज बेसिकली इतना समझ लीजिए कि अच्छी लाइफस्टाइल रखना, तेल ही कम रखना, हार्ट हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग कम करना, व्यसन नहीं रखना, ये सारी चीज़ें हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है, और इसमें कम नहीं होता है तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें लेने चाहिए जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स यानी वो ग्रेन्स जिनके ऊपर का हस्क या उनका जो चारा होता है वो निकाला नहीं जाता, उस जैसे ब्राउन राइस है, होल व्हीट है, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ है, ये सारी चीज़ों में हस्क ऊपर से रहता है तो ये फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा फैट फ्री प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा रहता है, इनको हमें ज़्यादा खाना चाहिए। और सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, ये सारी चीज़ों को हमें कम रखना चाहिए। फैटी फिशेस, ओट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती है, तो ये हमारे लिए अच्छी है, तो इनको भी हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि यदि मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो क्या मुझे अंडे खाने चाहिए। अंडों में जो येलो पोर्शन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी है कि जो अंडों का येलो पोर्शन है उसको काफ़ी लोग कहते हैं कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को इतना नहीं बढ़ाता, उसको सेफली खाया जा सकता है। इन गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती है कि जहाँ तक पॉसिबल है अंडे का पीला पोर्शन को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम ये माना जा सकता है कि आप हफ्ते में 1 से ज़्यादा पर डे से ज़्यादा ना खाएं, मैक्सिमम 7 पर वीक खा सकते हैं। हम तो वैसे कम ही रिकमेंड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम हफ्ते में 1-2 अंडे से ज़्यादा मत खाएं। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम कोलेस्ट्रॉल रहता है। यूजली ये डेली डाइटरी रिकमेंडेशन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा है, और इसको ना ही खाएं या जितना कम खाएं तो अच्छा है। पीला पोर्शन आप अवॉइड करिए, अंडे का सफ़ेद पोर्शन आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा है, उल्टा फ़ायदा करेगा। लेकिन एग योक जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, और जब तक गाइडलाइंस उसको नहीं बोलती तब तक मेरा रिकमेंडेशन तो एटलीस्ट ये है कि बने जितना कम ही खाएंगे तो अच्छा है। अगला सवाल जो हमको लोग पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। यूजुअली एक्सरसाइज करने से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, लेकिन इसमें आपको ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, और लगभग आधा घंटा डेली करना चाहिए। आइडियली उससे और ज़्यादा करें तो अच्छा है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा पर डे तो आपको करना चाहिए। और जितना ब्रिस्क एक्सरसाइज, जितना विग्रस एक्सरसाइज, जितना अग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल लोग हमको पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और अगर होगा तो कितना टाइम में कम होगा। मतलब आज मैंने एक्सरसाइज करना चालू की तो कल से मेरा एलडीएल नॉर्मल हो जाएगा क्या। यूजली ये नॉर्मलाइज होने में कुछ हफ्तों का टाइम ज़्यादातर लगता है, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को पूरी तरह से ठीक होने में, या एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स आने में, या डाइटरी मॉडिफिकेशन का रिस्पॉन्स आने में कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का टाइम लग सकता है। इसलिए यदि कोई क्राइसिस पीरियड में है या एक्यूट हार्ट अटैक वगैरह आया तो वैसे तो पहले लोग को हम पहले मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, साथ में उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ये सब चीज़ें करने को बोलते हैं। धीरे धीरे करके बॉडी में उनका इफेक्ट आता है, और फिर 2-4 महीने 6 महीने के बाद हम रीचेक करके देखते हैं कि इफेक्ट आया कि नहीं। यदि इफेक्ट आया तो हम दवाओं का डोजेस कम भी कर सकते हैं, यदि इफेक्ट नहीं आया तो फिर दवाएं कंटिन्यू रखी जाती हैं। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स आते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, और ये कितने इफेक्टिव हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन प्लांट स्टीरॉल्स, सोल्यूबल फाइबर्स और फिश ऑयल, ये सप्लीमेंट्स जो आते हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, और ऐसा नहीं होता कि इनको 2 चम्मच खा लिया तो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये कुछ हद तक फ़ायदा करेंगे, दवाओं के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते।
इसके अलावा बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ों की बात की जाती है, अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्ट्स की बात की जाती है। इनके बारे में कोई क्लियर कट डेटा अवेलेबल नहीं है और इसके बारे में हम बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सारे डेटा जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक हम एग्जैक्टली कह पाना हमारे लिए भी मुश्किल है कि उनसे लोगों को फ़ायदा होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो कितने दिन में होगा और कितना ज़्यादा होगा और दवा की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, वो कह पाना मुश्किल है। इसलिए हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट करना मुश्किल है। इनका इफेक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इनको थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल जो लोग हमको पूछते हैं कि यदि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो क्या मुझे मेडिसिन लेना चाहिए और ये मेडिसिन से नुकसान क्या होता है। मेडिसिन यूजुअली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके कट ऑफ लेवल जो आपके लिए आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से डिसाइन किया गया है, यानी कि अगर आपको 130 का कट ऑफ दिया है, 160 का कट ऑफ दिया है, 100 का कट ऑफ दिया है एलडीएल का, उससे अगर ज़्यादा है और डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 महीने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको मेडिसिन लेना चाहिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके कट ऑफ लेवल जो है उससे नीचे आ जाए। ये मेडिसिन ज़्यादातर केस में थोड़ा सेफ ही रहती है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। किसी किसी लोग को मसल पेन, किसी को लिवर का थोड़ा टॉक्सिसिटी हो सकता है जो कि रिवर्सिबल होता है, और स्टैटिन से थोड़ा थोड़ा केस में किसी को न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ होने का चांस हो सकता है जो कि 1/256 होता है, यानी 1000 में 3-4 लोग हो सकता है। वो भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल डेटा है, बहुत ज़्यादा इसके लिए ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बहुत लोग को डायबिटीज़ हो ही जाएगा। तो इसलिए मान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी हद तक सेफ़ है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। यदि लाइफ टाइम भी इनको मॉलिक्यूल को लिया जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क या प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, इसके अलावा और कुछ 11-12 क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको हम इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में एड्रेस करेंगे। ये टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया तो इससे आज हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि कुछ कॉमन टॉपिक्स को हमने, कुछ क्वेश्चंस को हमने आंसर किया होगा और इनमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में पहले आए होंगे, और यदि इसके अलावा भी कोई सवाल है जो हम हमारे टॉपिक में कहीं कवर कर पाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में नहीं कवर कर पाए, तो डेफिनेटली आप हमें उनके बारे में लिख के बताइए, हम उन्हें भी एड्रेस करने का प्रयास करेंगे।